बच्चों, आज हम लोग एक नाटक पढ़ेंगे जिस नाटक का शीर्षक है चुनाव के रंग। इस नाटक के माध्यम से नाटककार उपेंद्र नाथ अश्क यह बतलाने का प्रयास किए हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों के अधिकारों का रक्षक अपने को मानते हैं और अपने ही परिवार के लोगों के साथ उसी अधिकारों का हनन करते हैं। दूसरों के अधिकारों का रक्षक वे ढोंग के रूप में करते हैं और हकीकत में अपने घर परिवार के जो लोग हैं उन्हीं अधिकारों का वे सर्वथा हनन करते हैं। आइए इस नाटक को हम लोग पढ़ते हुए, वाचन करते हुए इसी आसार को समझते हैं। पात्र परिचय है। सेठ प्रांतीय असेंबली के उम्मीदवार, भगवती रसोइया, रामदेई सफाई करने वाली संपादक तथा कॉलेज के 2 लड़के हैं, रामलखन जो सेठ का नौकर है, सेठानी सेठ जी की पत्नी और बलराम सेठ साहब का बेटा है। सुबह का समय है। पहला दृश्य है। सेठ साहब घर के ड्राइंग रूम में बैठे समाचार पत्र पढ़ रहे हैं। टेलीफोन की घंटी बजती है। सेठ समाचार पत्र फेंकते हुए, हेलो हेलो। जी हाँ, आप? अच्छा, आप हरिजन और दलित सभा के मंत्री हैं? कहिए, कल का जलसा कैसा रहा? अच्छा, आपके भाषण के बाद सभी दलित मेरे पक्ष में वोट देने को तैयार हो गए? आपने भी खूब कही। मैंने तो अपना सारा जीवन दलितों और गरीबों को ऊपर उठाने में लगा दिया है। अब बच्चों को लीजिए, हमारे घरों में उनकी क्या दशा है। उनका लालन पालन, शिक्षा दीक्षा सब कितनी पुरानी पद्धति का है। बात बात पर डांट फटकार, सब डरपोक और दब्बू बनकर रह जाते हैं। उन्हें बलराम भीतर आकर, बाबूजी हम मेले। सेठ चुंगे से मुंह हटाकर गुस्से से, चुंगा जो पहले जो टेलीफोन होता था जिसको दोनों तरफ होता था टेढ़ा, उसी में एक तरफ सुनते थे दूसरी तरफ हम बोलते थे, उसी को चुंगा कहते हैं। चुंगे का मुंह हटाकर गुस्से से, भाग यहां से, देखता नहीं मैं टेलीफोन पर बात कर रहा हूं। बलराम जो सेठ जी का लड़का है, जोर से रोते हुए, मेला। सेठ टेलीफोन पर, जरा शुरू हो रहा है, मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं। चुंगा मेज पर रखते हैं। बच्चे का हाथ पकड़कर, चल निकल यहां से। सेठ जी बच्चे को एक थप्पड़ लगाते हैं। बच्चा रोते रोते वहीं बैठ जाता है। सेठ जी नौकर को आवाज लगाते हैं, रामलखन, ओ रामलखन। रामलखन भागता हुआ आता है। जी बाबूजी। सेठ बच्चे की ओर इशारा करके, ले जा इसे, यह फिर इधर आया है, मैंने तुम्हें समझाया था ना। रामलखन लड़के का हाथ पकड़कर ले जा रहा हूं। बाबूजी मार क्यों रहे हैं इसे? सेठ, हाँ सुनो, कोई भी आए तो पहले खबर देना, समझे? नहीं तो तुम्हारे भी पिटाई कर दूंगा। चुंगा उठाकर, हेलो, अभी आप हैं? तो मैं कह रहा था कि पूरे प्रांत में मैं ही ऐसा व्यक्ति हूं जिसने पाठशालाओं में शारीरिक दंड तत्काल बंद करने पर जोर दिया है। घर के नौकरों को ही ले लो, उन पर कितना अत्याचार किया जाता है। इस अत्याचार के विरुद्ध मैंने नौकर यूनियन स्थापित की है। मैं चुना गया तो वहां भी इन सब की सेवा करूंगा। देखिए कैसी विडंबना है, वह सेठ कैसा ढोंग करता है। 2 मिनट पहले अपने ही नौकर को मारने की, पीटने की धमकी देता है और औरों के साथ दूसरे नौकरों को अपना बनाने के लिए कितनी उन नौकरों को इज्जत देने का ढोंग करता है। रामलखन, बाबूजी सफाई। सेठ क्रोध से, नहीं नहीं तो मैं नौकर से, और कुछ कहना चाहता है लेकिन कह नहीं पाता है। खिसियानी हंसी, एक हंसी होती है ना कि झूठ मूठ कर खिसियाते हुए हंसते हैं।
हाँ, तो आप घोषणा करवा दें। जी हाँ, मैं कल अवश्य जलसे में आऊंगा। क्या करूं, अवकाश ही नहीं मिलता। अच्छा, नमस्कार। नौकर से भी कहता, तो मैं कहा था ना इधर मत आना। राम लखन, बाबूजी सफाई करने वाली अपनी मजदूरी मांगत है। सेठ कहता है, कह दो अगले महीने आए। दूसरा दृश्य, रामदेव प्रवेश करता है। सेठ कहते हैं, अरे अरे क्यों सबको घुसने देगा। रामलखन, बाबूजी मैंने रोका, ये सुनते ही नहीं। रामदेव जो नौकरानी है आती है। सेठ कहता है, क्यों नहीं रोके उसको। तो वह नौकर कहता है कि मैंने तो रोका है लेकिन रुकी नहीं, सुनती ही नहीं। रामदेव, बाबूजी। शेर से कहती है वह नौकरानी, बाबूजी अर्ज करूं कुछ पैसा दे दे, घर में अनाज का एक दाना भी नहीं है। सेठ बिना देखे, कहा ना अगले महीने आना, जब तक आ जाती है। रामदेव, बाबूजी 2 महीने हो गए हैं आप। सेठ, कह दिया सो कह दिया, जाओ भाग जाओ यहां से। भगवती का प्रवेश होता है। भगवती, जय श्री राम जी बाबूजी, हमारा हिसाब कर दीजिए। सेठ लापरवाही से अनमने मन से कहता है, आजकल चुनाव चल रहे हैं, कुछ और दिन रुक जाओ। भगवती सेठ का नौकर है। भगवती, और कितना रुकूं, बच्चों को कहां से खिलाऊं, बीमार बीबी की दवा। सेठ, लो 2 रुपये, फेंकते हुए कहता है, अब भागो यहां से। भगवती, सेठ जी मैं तो आज पूरा पैसा लेकर ही जाऊंगा। सेठ क्रोध से, भाग यहां से, नहीं तो चोरी के अपराध में जेल भिजवा दूंगा। भगवती कहता है, हाँ हाँ यही तो करेंगे, खुद तो चंदे के नाम पर इकट्ठा किया था। सेठ भगवती को पीटते हुए बाहर धकेलते हुए, निकल यहां से। राम लखन, राम लखन, वो दूसरा अखबार ले आना। राम लखन डरते हुए, जी हाँ उसे तो बड़े बाबूजी पढ़ने लगे। सेठ कहता है, तुझे कहा था सारे अखबार पढ़ इधर लाया कर, बूढ़ी हो गए अब क्या। जा जाकर लिया अपने आप से। मेरा वक्तव्य कितना जोरदार था, छात्रों में हलचल मच गई। फोन बजता है। हेलो हेलो, कौन सा, मंत्री हुजरी यूनियन। नमस्कार नमस्कार सर, सुनाइए आपके चुनाव क्षेत्र का क्या हाल है। वाह क्या बात है, सब मेरे हक में ही वोट देंगे, मैं कृतज्ञ हूँ, मेरे अपने मुझे वोट देंगे, मैं आपका अत्यंत आभारी हूँ। मैं असेंबली में आते ही मजदूरों की अवस्था सुधारने का प्रयास करूंगा, मैं आपकी एक एक मांग पूरी कराऊंगा। नहीं नहीं, काम के घंटे तय होंगे और तनख्वाह पूरी। दरवाजा खुलता है और दुबले पतले से आंखों पर चश्मा लगाए संपादक जी भीतर आते हैं। सेठ संपादक से बोलता है, बैठिए। टेलीफोन पर, हमारे संपादक जी आए हैं। अच्छा, तो संध्या को आपकी सभा हो रही है, मैं आने की कोशिश करूंगा, और कुछ। अच्छा नमस्कार। चुंगा रखकर संपादक से, कहिए। रामलखन अखबार लेकर के आता है। बड़े बाबू बोले पढ़कर ही देंगे, तो थोड़ी देर लग गई। सेठ, अच्छा जा बाहर बैठ। समाचार पत्र देखने लगते हैं। संपादक, मैं। सेठ, हाँ हाँ पहले आप ही कहिए। संपादक होठों पर जीभ फेरते हुए, बात यह है कि मेरी आंखें बहुत खराब हो रही है। सेठ, आप डॉक्टर को दिखाइए। कहिए तो डॉक्टर घन्ना के नाम चीट लिख दो। संपादक कहते हैं, नहीं वास्तव में मेरी आंखें इतना बोझ सहन नहीं कर सकती, आप तो जानते हैं रात को रोज 2-3 बज जाते हैं, इतना काम है कि। सेठ कहता है, तो काम जल्दी निपटा लिया करो। संपादक, मैं आपसे पहले ही निवेदन कर चुका हूं कि आप एक सहायक संपादक का प्रबंध कर दें, दिन को वह आएगा, रात को मैं। सेठ, असंभव, बिल्कुल असंभव, काम तो आपको ही संभालना होगा। हाँ 2-4 रुपये वेतन बढ़ा दूंगा।
संपादक, मेरा स्वास्थ्य आज्ञा नहीं देता। सेठ क्रोध से कहता है, आप काम छोड़ना चाहे छोड़ दें, 1 नहीं 10 आदमी मिलेंगे, बेकारी की। राम लखन भीतर आता है। बाहर 2 लड़के आपसे मिलना चाहते हैं, कोई सेक्रेटरी। सेठ, जाओ बुला लाओ। संपादक से, आज की समाचार पत्र में मेरा जो वक्तव्य प्रकाशित हुआ है उसमें मैं छात्र संघ की दोनों मांगों का समर्थन किया है। मालूम होता है उसका कॉलेज के लड़कों पर अच्छा प्रभाव पड़ा है। संपादक मुंह फुलाकर, अवश्य पड़ा होगा। दोनों लड़के इतने में आते हैं। दोनों लड़के, नमस्ते सर। सेठ, नमस्ते। आज का मेरा वक्तव्य कैसा रहा? एक लड़का, छात्रों में सब और उसी की चर्चा है, जोश है सब में। सेठ, आपके मित्र किधर वोट दे रहे हैं? पहला, आज के वक्तव्य के बाद तो 75% वोट आपके ही हैं। हाँ, विश्वविद्यालय पर जोर डालकर हॉस्टल। सेठ हंसते हुए, अवश्य अवश्य। सेठ गिरी हुई आवाज में, आपकी मांग उचित है, पर इतनी जल्दी ये सब कैसे होगा? दूसरा लड़का बोलता है, हम कल से हड़ताल करेंगे। आपने छात्रों के अधिकारों का बीड़ा उठाया है, इसलिए आपकी सेवा में उपस्थित हुए हैं। सेठ अनमने भाव से, मैं आपका सेवक हूं, यह हमारे संपादक हैं, आप अपना बयान इन्हें दे दें, यह जितना उचित समझेंगे छाप देंगे। दोनों लड़के, ठीक है, हम कल संपादक जी की सेवा में उपस्थित होंगे, नमस्कार। सेठ, इनका बयान बिल्कुल न छापना, प्रिंसिपल हमारे कृपालु हैं और कमेटी के सदस्य हमारे मित्र। संपादक मुंह बुलाकर, जी अच्छा। सेठ कहते हैं, अब घबराए नहीं, चुनाव हो लें फिर कोई प्रबंध करूंगा, नया आदमी रखना इस समय ठीक नहीं है। संपादक लंबी सांस लेकर, बहुत अच्छा। संपादक कितने में चले जाते हैं। पर्दा गिरता है। तीसरा दृश्य, सेठ जी समाचार पत्र पढ़ रहे हैं तथा सेठानी दरवाजे को जोर से धक्का मारकर अंदर बलराम का हाथ पकड़े हुए अंदर आती है। सेठानी, सेठ की पत्नी, अपने बेटे के साथ अंदर आती है। सेठानी बोलती है, मैं कहती हूं आप बच्चों से प्यार करना कब सीखेंगे? जब देखो पीटते रहते हो। देखो तो सही, गाल पर अंगुलियों के निशान पड़ गए हैं। सेठ समाचार पत्र पर दृष्टि जमाते हुए, तुम्हें कभी बात करने का सलीका भी आएगा क्या? जाओ, इस समय मेरे पास समय नहीं है। सेठानी कहती हैं, हाँ, बात सुनने का समय नहीं, मारने का तो है। बेचारा बच्चा भूसे की कोठरी में बैठा रो रहा था। सेठ क्रोध से, इन्हें संभाल कर रखा करो, आ जाते हैं सुबह सुबह दिमाग खराब करने। सेठानी फिर कहती है, बच्चे से, दूसरे के बच्चे से प्रेम करेंगे, शारीरिक दंड की निंदा करेंगे, देश की उन्नति के भाषण देंगे, बिल पास करवाएंगे, और घर में इनका हाल देखो। चल रे बलराम चल। सेठ, हाँ हाँ जाओ, चुनाव का समय है, मेरे पास समय नहीं है, कहा ना इस कमरे में न आया करो। सेठानी, सारा दिन मिलने मिलाने वाला का तांता लगा रहता है, अब कभी अंदर आए ही नहीं, हमें वहां आने न दें तो हम अपना दुख सुख कैसे कहें, किससे कहें? सेठ, तो मैंने कौन सा किसी का सिर फोड़ दिया है, और जो कुछ कहने की जरूरत है तुम औरतों से तो बात करना ही, अब आओ भी। सेठानी, राम लखन जा एक टांगा ले आ, मैं अभी अपने मायके चली जाती हूँ। पैर पटकते हुए बाहर जाती है, दरवाजा धड़ाम से बजता है, फोन की घंटी बजती है। सेठ कर्कश आवाज में, हेलो हेलो, श्रीमती सरला देवी। आवाज में मधुरता लाते हुए, जो कर्कश आवाज में बोले थे, फिर मधुरता, एक औरत की बात सुनते हुए मधुरता लाते हैं और कहते हैं, क्षमा कीजिए मैं कुछ परेशान था, कहिए कैसे याद किया?
जी हाँ, तबीयत तो ठीक है। कहिए, आपके महिला समाज ने क्या पास किया है? मैं भी कुछ आशा रखूं क्या? मैं आपका अत्यंत आभारी हूँ। मैं तो महिलाओं का बहुत सम्मान करता हूँ। आप विश्वास रखें, महिलाओं के वो हितों की मैं पूरी रक्षा करूंगा। महिलाओं के अधिकारों और सम्मान की रक्षा के लिए मैं लड़ूंगा। मुझसे बढ़िया रक्षक आपको वर्तमान उम्मीदवारों में और कोई नहीं मिलेगा। पर्दा गिरता है। इस तरह आपका तो यह नाटक समाप्त हुआ, लेकिन यह नाटक हमें बहुत मैसेज देता है, बहुत संदेश देता है कि समाज में कुछ लोग दो तरह के होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो अंदर बाहर से एक तरह के होते हैं, उनके बड़े शुद्ध होते हैं, सात्विक विचारधारा के होते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों के अधिकारों का रक्षक मनाने के लिए, बनने के लिए ढोंग करते हैं और उसी अधिकारों का अपने घर परिवार में वे हनन करते हैं। तो हमें सर्वथा वैसे लोगों से दूर रहना चाहिए जो ढोंगी हों। उनके दो रूप होते हैं, अंदर का रूप कुछ और होता है, बाहर का रूप कुछ और होता है। इस नाटक में आपको यही बतलाया गया है। नाटककार उपेंद्र नाथ अष्ट जी यही बतलाने का प्रयास किया है कि वैसे ढोंगी व्यक्तियों से जिनके दो रूप हों, जो मुखौटा पहने हुए हों, अंदर कुछ और सोचते हैं, कुछ और करते हैं और समाज में दिखाने के लिए कुछ और सोचते हैं और करते हैं, तो ऐसे लोगों से हमें सर्वथा सावधान रहना चाहिए, उन लोगों से दूर रहना चाहिए। अब मुझे आशा है कि आप इस नाटक के संदेश को आप लोग भली भांति समझ गए होंगे। पाठ पर आधारित कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को आप लोग अपने नोटबुक में प्रश्नों का हल कीजिएगा। अगर कोई प्रश्न हलित होने में, प्रश्नों को हल करने में दिक्कत आ रही हो, तो विद्यालय खुलने के बाद हम लोग जब रूबरू होंगे, फेस टू फेस होंगे, तो उन प्रश्नों का हम लोग निश्चित ही समाधान कर लेंगे। धन्यवाद।